नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का भारतीय विजन क्लासेस पर पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 की सभी कहानियों का कथा वस्तु एक ही क्लास में पढ़ेंगे। तो यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम एक ही क्लास में बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम पढ़ेंगे मानसरोवर भाग 1 की कथा वस्तु को। मित्रों, वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस पर अब उसका टेलीग्राम भी प्रारंभ हो गया है। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, जहां आपको बहुत कुछ मिलने वाली है। वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को भी दबा देना। चलिए प्रारंभ करते हैं मानसरोवर भाग 1 की सभी कहानियों की कथा वस्तु एकदम संक्षेप में और बहुत ही अच्छी तरीके से। पहला कहानी है अलग्योझा। अलग्योझा का सबसे पहले प्रकाशन वर्ष देखेंगे। प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी और अलग्योझा कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब इसके पात्रों को देख लेते हैं हम। प्रमुख पात्रों में सबसे पहले भोला महतो, पन्ना। भोला महतो पन्ना क्या है? तो पति पत्नी है। क्या है? पति पत्नी है। यहाँ पन्ना जो है भोला महतो की दूसरी स्त्री है। आगे रघु। रघु जो है भोला महतो का पहली पत्नी का पुत्र है, यानी भोला महतो की दूसरी पत्नी पन्ना थी और भोला महतो की पहली पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है तो भोला महतो वहाँ के गांव के लोगों के कहने पर दूसरी विवाह करता है। तो यहाँ जो रघु है वो भोला महतो की पहली पत्नी का पुत्र है। तो कह सकते हैं पन्ना जो है वह रघु की क्या है? सौतेली माँ है। उसके बाद केदार, मूलिया, लक्ष्मण और खुन्नू, ये सब क्या है? ये चारों जो है वो पन्ना के संतान है। किनके संतान हैं? पन्ना के संतान हैं। और कह सकते हैं भोला महतो के यहाँ कितने संतान हो गए? तो रघु, केदार, मूलिया, लक्ष्मण, खुन्नू सभी क्या हैं? तो सभी के पिताजी भोला महतो हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए रघु और मूलिया। रघु और मूलिया। रघु और मूलिया क्या है? तो पति पत्नी है। क्या है? पति पत्नी है। रघु और मूलिया पति पत्नी हैं। अब ऐसा होता है कि कहानी के बीच में रघु की भी मृत्यु हो जाती है और रघु की मृत्यु का कारण होता है अलग्योझा। तो अंत में, कहानी के अंत में क्या होता है? केदार अंत में मूलिया को क्या करता है? विवाह के लिए राजी हो जाता है। यानी जब रघु की मृत्यु हो जाती है और रघु का विवाह किससे होता है? मूलिया से होता है। तो रघु की मृत्यु हो जाती है तो फिर कहानी के अंत में केदार मूलिया से विवाह करने के लिए क्या हो जाता है? राजी हो जाता है। अब इसकी कथा थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। पन्ना भोला महतो की दूसरी पत्नी है। भोला महतो की मृत्यु के बाद घर का सारा भार रघु संभालता है। कौन संभालता है? रघु संभालता है। पन्ना रघु से बैर रखती थी, परंतु रघु का अपने भाइयों के प्रति बढ़ते प्रेम को देखकर उसका हृदय पिघल जाता है और वह रघु को भगवान समझती है। यानी पन्ना प्रारंभ में रघु से ईर्ष्या भावना रखती थी, परंतु जब भोला महतो की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जब रघु अपने जो छोटे भाइयों से इतना प्रेम रखता है, यह देखकर जो पन्ना है उसका हृदय में परिवर्तन हो जाता है और वह क्या करने लगती है? तो वह रघु को भगवान समझने लगती है। आगे रघु की पत्नी मूलिया। रघु की पत्नी मूलिया के घर में आने से क्या होता है? अलग्योझा हो जाता है। यानी घर में जो बंटवारा होता है वो किसके कारण होता है? मूलिया के कारण होता है। रघु की मृत्यु के बाद, यानी रघु की मृत्यु भी जो होती है वो मूलिया के कारण ही होती है। यानी मूलिया अलग्योझा कर लेती है जिसके कारण रघु क्या होता है? रघु का हृदय में बहुत चोट लगती है और वह क्या होता है? इसी हृदय में चोट के कारण धीरे धीरे वह अस्वस्थ रहने लगता है और अंत में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो रघु के मृत्यु के बाद मूलिया की चिंता बढ़ जाती है। मूलिया के कितने लड़के हैं? तो 2 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 2 लड़के जो रघु से मूलिया को हुए हैं। अब कहानी के अंत में क्या होता है? कहानी के अंत में केदार मूलिया से विवाह कर लेता है और फिर सभी
एक हो जाते हैं, यानी सभी एक हो जाते हैं मतलब क्या, यहाँ पर जो मूल्य है वो अलगुजा करके अलग रहती है, परंतु कहानी के अंत में सभी एक हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, हम आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास किए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। हाँ, जो कहानी पढ़ें उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, जो न कहानी नहीं पढ़ें कोशिश करें कहानी पढ़ें। अगला कहानी है, अगला कहानी ईदगाह। ईदगाह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933 ईस्वी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ईदगाह चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। याद कैसे रखना है? ईद का चांद, चांद के आने से ही ईदगाह को मनाते हैं ना, चांद दिखता तभी लोग ईदगाह मनाते हैं। तो ईदगाह जो कहानी वह चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब इसके पात्रों को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ अमीना और हामिद। अमीना और हामिद, अमीना और हामिद क्या है? तो हामिद की दादी अमीना जो है, ये अमीना जो है हामिद की क्या है? तो दादी है। यानी हामिद के माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण अमीना ही क्या करती है? हामिद का पालन पोषण करती। कह सकते हैं कि हामिद के लिए माता और पिता दोनों कौन है? अमीना ही है। यहाँ कुछ दिया, चिमटा लेता है, यानी हामिद जब मेले में जाता है, ईदगाह जाता है तो वहाँ चिमटा लेता है 3 पैसे में, याद रखना। आगे है महमूद। महमूद, मोहसिन, नूरे, समी, ये चारों क्या हैं? तो चारों हामिद के दोस्त हैं। ये चारों क्या हैं? हामिद के दोस्त हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इसलिए हम लिख दिए हैं। हामिद मेले में चिमटा खरीदता है 3 पैसे में, महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिश्ती लेता है, नूरे वकील लेता है और समी धोबिन लेता है। इसे याद रखना है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है, इसलिए सबको याद रखना है। महमूद क्या लेता है? तो सिपाही, मोहसिन भिश्ती, नूरे वकील और सम्मी धोबिन। हामिद वाला सबको जानता है चिमटा, क्योंकि इसे सब लोग जान ही लेते हैं, परंतु इसमें कंफ्यूजन होता है तो इसको याद कर लेना, चारों याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से नेट जेआरएफ की परीक्षा जो होती है उसमें भी यहाँ से प्रश्न आ चुका है, तो कंफ्यूजन ना हो, सभी को याद करते जाए। अब ईदगाह कहानी के कुछ प्रमुख जो इसमें तथ्य हैं उसको पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तथ्य याद रखना। ईदगाह कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कहानी में लेखक एक गरीब मुस्लिम परिवार की पीड़ा को बतलाने का प्रयास किए हैं। इस कहानी में लेखक एक गरीब मुस्लिम परिवार की पीड़ा को बतलाने का प्रयास किए हैं। आगे, हामिद की दादी उसे 3 पैसे देकर ईदगाह भेजती। किसे भेजती है? तो हामिद को उसकी दादी 3 पैसे देकर ईदगाह भेजती है। भेजने का मन तो नहीं होता है, परंतु बच्चे का जिद के सामने बड़ों को भी झुकना पड़ता है। आगे, रास्ते में अमीरों के बगीचे मिलते हैं, अदालत मिलते हैं, क्लब घर मिलते हैं, कॉलेज इत्यादि मिलते हैं। यानी रास्ते में जब सभी बच्चे ईदगाह जा रहे होते तो रास्ते में अमीरों के बगीचे पहले मिलते हैं, फिर अदालत, फिर क्लब घर, फिर कॉलेज, तब वे ईदगाह पहुंचते हैं। हामिद मेले में 3 पैसे से दादी के लिए चिमटा खरीदता है। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको जरूर एक बार पढ़िएगा। हामिद मेले में क्या करता है? तो 3 पैसे में दादी के लिए चिमटा खरीदता है, यानी दादी जो 3 पैसे देती है मेले देखने के लिए, तो वो मेले में उसे बर्बाद ना करके 3 पैसे में अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। जब चिमटा लेकर घर आया तो उसकी दादी पहले गुस्सा की, परंतु हामिद की भाव भरे बातों को सुनकर हृदय से प्रसन्न हो गई। यानी जब चिमटा लेकर, है ना, हामिद घर आया तो उसकी दादी जब देखी तो बहुत गुस्सा की, परंतु हामिद के भाव भरे बातों को सुनकर अमीना का भी हृदय क्या प्रसन्न हो गया और खुशी से रोने भी लगी। ईदगाह हामिद के घर से 2 कोस दूरी पर है, ये भी याद रखना। ईदगाह जो है हामिद के घर से कितनी दूरी पर है? तो 2 कोस दूरी पर है। देखिए प्रश्न परीक्षा में यहीं से पूछते हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट तथ्य को ले लिए और आपको कहानी भी कम बेसी आपको समझ में आता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, दो कहानी हो गया, तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तीसरा कहानी है माँ। प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। किस पत्रिका में प्रकाश हुई? तो माधुरी पत्रिका में प्रकाश हुई। माँ माधुरी, इसे याद रखना है। प्रकाशन वर्ष 1929 और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो माधुरी पत्रिका में। अब इसके पात्रों को देख लेते हैं। करुणा, आदित्य, प्रकाश, भिखारिन।
भिखारिन ऐसी गौण पात्र है, ज़्यादा इसका कहानी में नहीं। तो यहाँ करुणा, आदित्य, प्रकाश। यहाँ देखिए करुणा और आदित्य पति पत्नी है, और ये प्रकाश जो है वो करुणा और आदित्य का पुत्र है। प्रकाश क्या है? तो करुणा और आदित्य का पुत्र है। अब इस कहानी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आदित्य, आदित्य जो है तपेदिक का रोगी है, जो जेल से छूटने के बाद, है ना, घर आने, तपेदिक का रोगी है जो जेल से छूटने के बाद करुणा के पास आकर, यहाँ करुणा है, करुणा के पास आकर मृत्यु को प्राप्त करता है। यानी राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने के कारण आदित्य को जेल होती है। जेल में रहने के बाद उसे जेल में क्या हो जाता है? तो तपेदिक की का रोग लग जाता है, और वहाँ से जब वापस आता है तो घर में आकर उसकी मृत्यु होती है। करुणा अपने पति के मर जाने के बाद अपने पुत्र प्रकाश का पालन पोषण स्वयं करती है। यानी करुणा अपने पति के मर जाने के बाद अपने पुत्र प्रकाश का पालन पोषण स्वयं करती है। प्रकाश को घर से बाहर जाने के बाद करुणा अकेले हो गई है और उदास रहने लगी है। यानी कहने का मतलब है कि करुणा का ये मन में इच्छा थी कि प्रकाश भी क्या करे, अपने पिता के ही रास्ते पर चले, परंतु ऐसा नहीं होता। प्रकाश अपने तरीके से चलता है, जिसके कारण वो उदास भी हो जाती है और घर में अकेले भी रहने लगती, क्योंकि वे अपनी माता की बात को नहीं मानता है। कहानी के अंत में करुणा की स्मृति में प्रकाश और आदित्य आते थे और उन्होंने प्रकाश द्वारा मिली खत को जला डाला। यानी कहानी के अंत में करुणा के हृदय में कभी प्रकाश की स्मृति, कभी आदित्य की स्मृति बार बार आ रहे थे, और अंत में जो प्रकाश के द्वारा जो चिट्ठी आया था, जिसको फाड़ भी देती है और फिर उसे जोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन अंत में क्या करती है? चिट्ठी को जलाकर राख कर देती है। इस कहानी को आपको पूरा पढ़ना होगा तो हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पर आपको इस कहानी का पूरा प्रारंभ से लेकर अंत तक बहुत ही बेहतर वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ आज के वीडियो में हम शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इतना भी पढ़िएगा तो परीक्षा में प्रश्न नहीं से आएंगे। आगे बढ़ते अगला कहानी की ओर बढ़ते हैं। अगला कहानी है बेटों वाली विधवा। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1932 ईस्वी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अब इसके पात्रों को देख लेते हैं। सबसे पहला अयोध्यानाथ, फूलमती। अयोध्यानाथ, फूलमती, ये पति पत्नी है। अब यहाँ अयोध्यानाथ का जो कहानी में चर्चा वो मर चुके हैं, है ना। अयोध्यानाथ कहानी जब प्रारंभ करते हैं तो वहाँ से प्रारंभ होता है कि अयोध्यानाथ मर चुके हैं और उनकी 12वीं की तैयारी, ब्रह्मभोज की तैयारी की जा रही है। तो अयोध्यानाथ, फूलमती पति पत्नी है। अब कामतानाथ, उमानाथ, दयानाथ और सीतानाथ, ये चारों क्या है? तो फूलमती के पुत्र हैं। कामतानाथ क्या है? तो दफ्तर में 50 रुपये का नौकर था। उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था। दयानाथ बीए फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखता था। और एक और है सीतानाथ, जो बीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ था और एमए की तैयारी में लगा हुआ था। इसकी एक पुत्री भी थी, कुमुद, जिसकी विवाह पर बहुत चर्चा चलता है। घर में कह सकते हैं कि एक प्रकार से घर में जो थोड़ा बहुत मन मुटाव होता है, कुमुद के कारण ही होता है। अब इसमें इस कहानी में जो प्रमुख कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य उसको देख लेते हैं। अयोध्यानाथ के मर जाने के बाद घर में फूलमती का मान कम हो गया था। यानी जैसे अयोध्यानाथ का मृत्यु हो गया, घर में जिस प्रकार फूलमती का जिस प्रकार मान था, फूलमती का जिस प्रकार घर में धौंस था, लोग जिस प्रकार उसे मानते थे, वे सब कुछ कम हो गया था। अयोध्यानाथ के भोज में सारे खर्चे की जिम्मेवारी कामतानाथ उठा लिया था। माँ भोज से असंतुष्ट थी। यानी भोज जो हुआ था, माँ जिस प्रकार का ब्रह्मभोज करना चाहती थी वैसा नहीं हुआ था। आगे फूलमती कुमुद का विवाह पंडित मुरारी लाल से करना चाहती थी, परंतु भाइयों ने उसका विवाह दीनदयाल से करा देते दिए। यानी फूलमती चाहती थी उसकी बेटी कुमुद का विवाह मुरारी लाल से हो, परंतु भाइयों की राय से उसका विवाह दीनदयाल से होता है। सभी भाई षड्यंत्र रचकर माँ से गहने और बगीचे बेचवाकर सारे पैसे हड़प लेते हैं। यानी सभी जो जितने भाई हैं वो माँ षड्यंत्र रचकर माँ से उसके पास जितने गहने होते हैं और एक बगीचा भी होता है उसे क्या करते हैं? बेचकर सारे पैसे हड़प लेते हैं। कहानी के अंत में
पुत्र प्रेम में कामतानाथ के लिए पानी भरने के लिए गंगा जाती है फूलमती, और गंगा की धारा में क्या होती है, वो डूबकर बह जाती है, यानी उसका पैर फिसल जाता है और गंगा नदी में वो डूब जाती है, और उस धारा में जाने के बाद फिर वो क्या होती है, बह जाती है। बहुत ही अच्छी कहानी है। इसका भी भारतीय जन क्लासेस के प्ले लिस्ट में आप जाइए, आपको ये भी कहानी पूरा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहानी है बड़े भाई साहब। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़िएगा जरूर। 1934 प्रकाशन वर्ष है और 21 पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य लेकर आए हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब इसके जो पात्र हैं, यहाँ मैं का प्रयोग स्वयं है, मैं का प्रयोग है और बड़े भाई है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ मैं है और उसका एक बड़ा भाई है। बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि आदमी कितना भी पढ़ ले, परंतु वह अपने बुजुर्गों से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव में वह हमेशा अपने बुजुर्गों से या फिर हमेशा अपने बड़ों से छोटा ही रहता है। बड़े भाई कई सालों से एक ही दर्जे में पढ़ रहे हैं, यानी इस कहानी में जो इसका बड़े भाई हैं वो कई सालों से एक ही दर्जे में पढ़ रहे हैं। मैं बार बार पास हो जाता था और भाई फेल हो जाते थे। ये इसमें मैं जो है, मैं जो आया है पात्र, वो बोलते थे कि मैं बार बार पास हो जाता था जबकि भाई बार बार फेल हो जाते थे। कहानी के अंत में कनकोवा से होता है जो कटकर लेखक के ऊपर गिरता है। लेखक ऐसी कह सकते हैं, मैं लोग मानते हैं लेखक ही मानते हैं, परंतु मैं है कह सकते लेखक भी मान सकते हैं या फिर मैं ही मान सकते हैं। उनके पास आकर गिरता, नहीं बड़े भाई के पास आकर गिरता है और कहानी का क्या होता है, अंत होता है। इस कहानी में बताया गया है कि हम कितना भी पढ़ लिख क्यों ना ले, कितना भी हम बुद्धिमान क्यों ना हो जाएं, परंतु अनुभव की जब भी बात हो हमेशा हम अपने बड़ों से क्या होंगे, छोटे ही रहेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। छठा कहानी है शांति। शांति का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1918। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो तहजीबे निस्वा, ये पत्रिका में शांति कहानी प्रकाशित हुई है। अब इसके पात्रों को हम देख लेते हैं। स्वर्गीय देवनाथ, इसमें भी मैं शब्द आया है, तो स्वर्गीय देवनाथ और मैं जो है दोनों मित्र हैं। दोनों क्या हैं, मित्र हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं इसमें मैं शब्द जो है स्वयं में, वह भी क्या इस कहानी का एक प्रकार से कह सकते हैं कि नायक है। अब यहाँ देखिए, स्वर्गीय देवनाथ और गोपा, स्वर्गीय देवनाथ और गोपा पति पत्नी है। ये क्या है, पति पत्नी, जबकि स्वर्गीय देवनाथ और मैं मित्र हैं। अब यहाँ देखिए, गोपा और सुन्नी, गोपा और सुन्नी, सुन्नी जो है गोपा की पुत्री, एकमात्र पुत्री है, अनुसार कोई संतान नहीं, मात्र एक पुत्री ही है। अब देखिए, सुन्नी और केदार, सुन्नी और केदार क्या है, पति पत्नी है। सुन्नी और केदार क्या है, पति पत्नी है। और केदार और मदारी लाल क्या है, तो पुत्र पिता है। तो समझ में आपको आया, यानी इसे समझना है, सुन्नी का विवाह केदार से कराती है गोपा, और केदार के पिताजी कौन है, मदारी लाल है। ये इसके एक प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी में क्या है उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। गोपा सुन्नी की माता है, जो सुन्नी को जन्म से ही मानती है। उसे उसका संसार सब क्या है, सुन्नी ही है, यानी उसकी पुत्री सुन्नी ही उसके लिए संसार है, उसे बहुत मानती है। लेखक यानी मैं को हमेशा अपने स्वर्गीय मित्र देवनाथ के परिवार का ध्यान लगा रहता है। इसमें मैं जो आया है उसे हमेशा अपने, जब से स्वर्गीय देवनाथ की मृत्यु हो जाती तब से उसके परिवार पर उसे ध्यान लगा रहता है। सुन्नी का विवाह केदार से होता है, जो अधिक दिनों तक नहीं रह पाता है। सुन्नी का विवाह केदार से होता जरूर है, परंतु जो वो अधिक दिनों तक नहीं रह पाता है। कहानी के अंत में केदार को घर छोड़ देने पर सुन्नी आत्महत्या कर लेती है। यानी कहानी के अंत में ऐसा होता है कि दोनों यानी पति पत्नी में मन मुटाव चलता है, केदार और सुन्नी में, और केदार घर छोड़कर क्या होता है, चला जाता है, जिसके कारण सुन्नी क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। मदारी लाल सुन्नी का ससुर है, जो एक अच्छा आदमी है। सुन्नी के मर जाने पर वह अपने भाग्य पर बहुत पछताता है, यानी सुन्नी के मर जाने पर वह अपने भाग्य पर बहुत पछताता है। मदारी लाल जो सुन्नी का ससुर है, केदार के पिताजी हैं। सुन्नी के मर जाने पर भी उसकी ज़्यादा दुख है, यानी सुन्नी के मर जाने पर भी, यानी उसकी माता है ना, उसकी माता गोपा को ज़्यादा दुख न थी, क्योंकि सुन्नी जीवन के सभी कष्टों से दूर थी।
यानी जब उसका विवाह हुआ तो बहुत कष्ट में थी, तो उसके मर जाने के बाद भी उसकी माता के हृदय में उतना दुख नहीं था, क्योंकि वो अंत में कहती है सुन्नी अपने जीवन के कष्टों से दूर, बहुत दूर चली गई है। बहुत अच्छी कहानी है। अगला कहानी है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं रचना काल क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष 1932 है। और ठाकुर का कुआं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो जागरण पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इसके पात्र हैं जोखू गंगी। जोखू गंगी क्या है, पति पत्नी हैं, जो एक गरीब और निम्न वर्ग के हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं निम्न वर्ग के हैं, यानी ये जाति के चमार थे जोखू और गंगी। गांव में दो कुएं की चर्चा है, एक ठाकुर का कुआं है और एक साहू का कुआं है। इस कहानी में हुआ क्या है, बहुत ही छोटी कहानी प्रेमचंद की, लेकिन बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। इसमें ऐसा होता है कि गांव में दो कुआं, ठाकुर का कुआं और साहू का कुआं, जहां जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं उन्हें पानी पीने नहीं दिया जाता है। ऐसा होता है कि जोखू और गंगी यानी इन लोगों का जो कुआं था उसमें क्या होता है, कोई जानवर मार के डाल देता है, जिसके कारण ये लोग पानी पीने के लिए भी तरस जाते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, इसे एक बार ज़रूर पढ़ना। बहुत ही छोटी है परंतु इसमें बहुत कुछ है, एक बार ज़रूर पढ़ना। अगला कहानी है घर जमाई। घर जमाई का रचना प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। इसमें देखिए हरिधन और गुमानी पति पत्नी है। हरिधन और गुमानी क्या है, पति पत्नी है। इनमें कुछ अन्य पात्र भी आए जो गुमानी के एक प्रकार से कह सकते हैं गुमानी का नैहर से है। हरिधन क्या होता है, अपने ही ससुराल में घर जमाई बनकर रहता है। हरिधन गुमानी के ही माता पिता के यहाँ घर जमाई बनकर रहता है। ससुराल में खूब मेहनत के बावजूद भी उसे सम्मान न मिलने के कारण वह वहाँ से घर आ जाता है। ससुराल में रहता है, प्रारंभ में तो उसे बहुत अधिक इज्जत मिलती, परंतु धीरे धीरे उसकी इज्जत समाप्त हो जाती है। तो वहाँ से सम्मान न मिलने के कारण वह फिर पुनः अपने गांव आ जाता है। अपने गांव आने के बाद अपनी सौतेली माँ के साथ प्रेम से रहना प्रारंभ कर देता है। जब वो अपने गांव आता है और अपनी सौतेली माँ के साथ रहना प्रारंभ कर देता है। कहानी के अंत में गुमानी दूसरी विवाह कर लेती है और हरिधन बहुत खुश हो जाता है। जब उसे पता चलता है गुमानी ने दूसरा विवाह कर लिया तो हरिधन बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी सौतेली माँ से कहता है चलो माँ न जाएंगे, चलो मंदिर में जाकर पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा हमारे ऊपर बोझ था वो क्या हुआ, समाप्त हो गया। बहुत ही अच्छी ये भी कहानी है, जरूर पढ़िएगा, सभी कहानी को पढ़िए। हाँ, जिनके पास समय नहीं इतना भी पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा। अगला कहानी है कहानी नंबर 11 पूस की रात। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1930 ईस्वी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं हल्कू और मुन्नी। जबरा भी है जो एक कुत्ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है पूस की रात कहानी में। पूस की रात आपको पता ही है, बहुत ही ठंड की रात होती है, बहुत ठंड उस समय लगता है। ठंड के समय की ये कहानी है। अक्सर गाँव में ऐसा होता है कि ठंड के समय में लोग जब अपने खेतों खलिहानों की रखवाली करने जाते हैं तो बहुत अधिक समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। अब पहले के समय में तो बहुत स्थिति खराब रहता था किसानों की, तो वे लोग जब रात्रि को अपने खलिहानों खेत खलिहानों की रखवाली के लिए जाते थे तो उन्हें बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता था। वही इस कहानी में दिया गया है। इसमें हल्कू और मुन्नी जो है, हल्कू और मुन्नी पति पत्नी है और जबरा इनका क्या है, पालतू कुत्ता है। पूस की रात कहानी में हल्कू का कंबल नहीं लिया ले पाता है, यानी ऐसा होता है पूस की रात कहानी जब प्रारंभ होता है हल्कू कंबल के लिए कुछ पैसे रखता है, कितने, तो 3 रुपये वो जमा करके रखता है। वो चाहता है कि मुन्नी भी चाहती है कि जब पूस की रात आएगा, जब ये खेतों की रखवाली करने जाएगी तो इनके लिए कंबल ले देंगे। परंतु ऐसा होता है कि महाजन सिर पर सवार होते हैं। मुन्नी के पास 3 रुपये थे जो सहना को दे देती है, यानी सहना आ जाता है और अपने पैसे मांगना प्रारंभ कर देता है। तो जब बार बार हल्कू बोलता है कि मैं किसी को बार बार गाली गलौज सुनना पसंद नहीं करता हूँ, उसे 3 रुपये दे दो। तो क्या करती मुन्नी ना चाहते हुए 3 रुपये सहना को दे देती है और फिर उसका कंबल नहीं ले आता है। कहानी को जरूर पढ़िएगा, बहुत ही हमको उम्मीद है कि बहुत लोग ये पूस की रात कहानी पढ़े होंगे।
तो इसमें ये इससे झारखंड पीजीटी की जो 2018 में परीक्षा होती है, यहाँ से इसमें 2 प्रश्न आए थे, है ना। एक प्रश्न आया था कि मुन्नी किस कहानी का पात्र है, तो ये आपको सबको पता है, पूस की रात। एक प्रश्न और आया था, पूस की रात का रचना काल क्या है, प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1930। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे वो सब कुछ इसमें है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहानी है झांकी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1932। इसके प्रमुख पात्र हैं जयदेव, अम्मा और मैं इसमें भी आया है। तो जयदेव और मैं मित्र हैं। इस कहानी का प्रारंभ ऐसा होता है, घर में सभी लोग, घर में कभी कभी सब होता ही है, घर में आपसी झगड़ा होता ही है। तो घर में आपसी झगड़ा हो चुका है, कहानी का प्रारंभ वहीं से होता है। तो प्रस्तुत कहानी में घर की पारिवारिक दशा का वर्णन है, घर में जिस प्रकार लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ऐसा होता है, कहानी जब प्रारंभ होता है तो घर में लड़ाई झगड़ा होता है, खाना तक बंद हो जाता है, खाना भी नहीं बनता है, लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। जयदेव बेचारा कभी अपनी पत्नी को समझाता है, कभी अपनी अम्मा ने अपनी माता को समझाता है, यानी समझाने, इसमें एक जयदेव की माता भी आई है, कभी अपनी माता को समझाता है, कभी अपनी पत्नी को समझाता है, परंतु करे बेचारा क्या, दोनों तरफ से वो परेशान रहता है। किसकी ओर ले जी, अगर एक ओर ले तो दूसरा और फिर दिक्कत है। ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। माँ का पक्ष ले तो पत्नी ना खुश, और पत्नी का पक्ष ले तो माँ ना खुश। ऐसा ही बेचारा जयदेव के साथ होता है। उसी समय यानी मैं आता है, यानी मित्र उसका आता है, और उसे क्या करता है, झांकी दिखाने के लिए ले जाता है ना। मैं और जयदेव झांकी देखने के लिए बाहर चले जाते हैं। बहुत ही अच्छी ये भी कहानी है, जरूर एक बार पढ़िएगा मित्रों। इस क्लास को थोड़ा क्लास लंबी हो रही थी। आज हम मानसरोवर भाग 1 के 12 कहानियों को लेकर प्रस्तुत हुए, और जो भी कहानी बची हुई उन कहानियों को भी लेकर बहुत ही कम समय में आपको सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही कम समय में यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, उसे सब्सक्राइब कर देना और घंटी को भी दबा देना, क्योंकि यहाँ हिंदी साहित्य की बहुत ही बेहतर तैयारी कराई जाती है। और साथ ही साथ मित्रों, अगर किन्हीं को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, जहाँ पर आपको प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट MCQ कराई जाती है, जो बहुत ही कम दर पर, यानी बहुत ही कम दर, यानी एक टेस्ट के लिए मात्र आपको 50 रुपये देने हैं, 5 रुपये देने हैं, यानी 150 रुपये महीना में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और प्रत्येक रात्रि 9 बजे 50 प्रश्नों का MCQ टेस्ट में भाग लीजिए और अपने आप को यह जांचिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।